हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद प्राची। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन की यूनिट 4 दैट इज फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN दैट इज चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। दिस वीडियो इज अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस दैट इज 2022-2023। तो क्या क्या टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में? ऑर्गेनाइजेशंस प्रमोटिंग डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स, उसमें है स्पेशल ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स एंड डेफलिम्पिक्स, and then advantages of physical activities for children with special needs and strategies to make physical activities accessible for children with special needs। सबसे पहले ये समझ लो कि CWSN क्या होता है। CWSN इज चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जिनको दिव्यांग बच्चे कहा गया है। अब डिसेबिलिटीज़ जो होती हैं वो किसी भी तरीके की हो सकती हैं। फिजिकल डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं जहाँ पे उनका हाथ या पैर खराब हो, राइट। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है उनको, यानी कि उनको रीडिंग, राइटिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और जो वो सोच रहे हैं और उनके एक्शन उसमें डिफरेंस होना, राइट। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है, या फिर किसी तरीके की उनको दिखाई नहीं देता हो, सुनाई नहीं देता हो, तो फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकती है, डेफ हो सकते हैं और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है, राइट। तो डिसेबिलिटी किसी भी प्रकार की हो सकती है। अब टॉपिक का नाम क्या है? फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। तो पूरे ही चैप्टर में ये बात हुई है कि जो बच्चे हैं, जो दिव्यांग हैं, जो या तो किसी तरीके से देख नहीं सकते या सुन नहीं सकते या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से पीड़ित हैं, रीडिंग, राइटिंग, रीजनिंग नहीं कर सकते, कैसे हम उनको भी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम उनको भी इस तरीके से हम फिज़िकल एजुकेशन को डिज़ाइन करें, स्पोर्ट्स को डिज़ाइन करें ताकि जो दिव्यांग बच्चे हैं वो भी खेल सकें। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्रमोट करती हैं डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स, यानी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इन दिव्यांग बच्चों को भी खेलने का मौका देती हैं। इसमें होते हैं स्पेशल ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स और डेफलिम्पिक्स। जो किसी भी तरीके की इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से पीड़ित होते हैं, यानी रीडिंग, राइटिंग, रीजनिंग नहीं कर पाते हैं, उनके लिए होता है स्पेशल ओलंपिक्स। फिर होता है पैरालंपिक्स। पैरालंपिक्स उनके लिए होता है जो किसी तरीके की फ़िज़िकल डिसेबिलिटी से पीड़ित हैं, चाहे उनका हाथ खराब हो या पैर खराब हो या पूरी बॉडी किसी तरीके से प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाती है। और फिर होता है डेफलिम्पिक्स, ये उन बच्चों के लिए होता है जिन्हें सुनाई नहीं देता, राइट। फिर हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ को इन बच्चों तक पहुंचा सकते हैं, उसको एसेसिबल बना सकते हैं, राइट। और हम पढ़ेंगे कि कैसे जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती है इन बच्चों के लिए बहुत एडवांटेजेस होती हैं, इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड करती हैं। तो पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स को प्रमोट करती हैं। ऑर्गेनाइजेशंस प्रमोटिंग अडैप्टिव स्पोर्ट्स, ऐसी कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अडैप्टिव स्पोर्ट्स को सपोर्ट करती हैं? दैट इज स्पेशल ओलंपिक्स भारत, पैरालंपिक्स एंड डेफलिम्पिक्स। अब आपको याद रखना है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो किस कैटेगरी के बच्चों को सपोर्ट करती हैं। स्पेशल ओलंपिक्स भारत टॉक्स अबाउट या इट वर्क्स विद पीपल विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या चिल्ड्रन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। जो बच्चे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से पीड़ित हैं, इंटेलेक्चुअल मतलब जिनको माइंड डिसऑर्डर है, जो रेगुलर बच्चों की तरह रीडिंग, राइटिंग और रीजनिंग नहीं कर सकते हैं, उनको कौन सपोर्ट करता है? स्पेशल ओलंपिक्स भारत। पैरालंपिक्स हम पहले भी इसकी बात कर चुके हैं। पैरालंपिक्स की बात करता है फिजिकली इम्पेयर्ड बच्चों की। फिजिकली इम्पेयर्ड मतलब किसी का हाथ खराब है या पैर खराब है या दिखाई नहीं देता, तो उन बच्चों से कौन डील करता है? पैरालंपिक्स। एंड डेफलिम्पिक्स किसकी बात करता है? उन बच्चों से जिनको सुनाई नहीं देता। तो स्पेशल ओलंपिक्स भारत डील्स विद चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, Paralympics deal with children with physical disability and Deaflympics deals with children who are deaf। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पेशल ओलंपिक्स भारत की। तो स्पेशल ओलंपिक्स को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। स्पेशल ओलंपिक्स की शुरुआत किसने करी थी? उनिस कैनेडी श्रीवर ने, जो फॉर्मर US प्रेसिडेंट की सिस्टर थी। उन्होंने देखा कि ये जो बच्चे हैं जिनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, जिनको माइंड डिसऑर्डर है, वो रेगुलर बच्चों की तरह सोच नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, फंक्शन नहीं कर सकते, रीजनिंग नहीं दे सकते, उन बच्चों पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। और ये जो बच्चे हैं जो सफ़र कर रहे हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से, वो भी एक अंधेरे में जी रहे हैं, उनकी दुनिया में कोई भी होप
नहीं है। आप फोटो में देखिए, मोस्ट कॉमन साइंस ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या है? रोलिंग ओवर, सिटिंग अप, क्राउलिंग और वॉकिंग लेट, टॉकिंग लेट और हैविंग ट्रबल विद टॉकिंग, स्लो टू मास्टर थिंग्स लाइक पॉटी ट्रेनिंग, ड्रेसिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ, डिफिकल्टी रिमेंबरिंग थिंग्स, इनएबिलिटी टू कनेक्ट एक्शंस विद कॉन्सिक्वेंसेस। हमारा जो ब्रेन है वो क्या करता है, ब्रेन जो मैसेजेस है वो बॉडी पे लेके जाता है, बॉडी के जो मैसेजेस है वो ब्रेन में लेके जाता है, तभी तो हम मूवमेंट्स इतने कोऑर्डिनेटेड तरीके से कर पाते हैं। तो इन बच्चों को ब्रेन डिसऑर्डर होता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, तो इनकी जो मूवमेंट्स है वो भी कोऑर्डिनेटेड नहीं होती हैं। बिहेवियर प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा टैंट्रम्स थ्रो कर सकते हैं, डिफिकल्टी विद प्रॉब्लम सॉल्विंग और लॉजिकल थिंकिंग, तो इनको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ऑल राइट, तो ओनिस कैनेडी श्रिवर ने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चों के लिए स्पेशल ओलंपिक्स की शुरुआत करी थी। She realized that people with intellectual disabilities could be extraordinary athletes. She also believed that participation of these people in sports could help them grow. तो ओनिस कैनेडी श्रिवर का ये मानना था कि जो बच्चे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से पीड़ित हैं वो एक अच्छे एथलीट बन सकते हैं, एंड अगर हम इन बच्चों को स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कराएंगे तो इनकी ग्रोथ भी अच्छे तरीके से हो सकती है। तो दैट इज स्पेशल ओलंपिक्स। नाउ व्हाट इज स्पेशल ओलंपिक्स भारत? स्पेशल ओलंपिक्स भारत की शुरुआत हुई थी इन द ईयर 1987 एज स्पेशल ओलंपिक्स इंडिया। अब यहाँ पे ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, स्पेशल ओलंपिक्स इंडिया के नाम से, लेकिन बाद में इसका नाम पड़ गया था स्पेशल ओलंपिक भारत इन 2001। इसकी शुरुआत तो 1987 में हुई थी, लेकिन इसका नाम बदल गया था 2001 में। इसकी शुरुआत मुंबई महाराष्ट्र में हुई थी, एंड यहाँ पर कितने गेम्स खिलाए गए थे? 24 गेम खिलाए गए थे, एंड 10,000 एथलीट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ऑल राइट, एंड दिस नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन गॉट रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। तो स्पेशल ओलंपिक्स भारत के मेन मोटिव क्या है? इन बच्चों को स्पोर्ट्स खिलाना है एंड इन बच्चों को स्पोर्ट्स में ट्रेन करना है। जब भी आप स्पेशल ओलंपिक्स भारत की बात करेंगे, आपको याद रखना है कि यहाँ पे हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से पीड़ित बच्चों की बात कर रहे हैं, जो ठीक तरीके से सोच नहीं सकते, एक्शन नहीं ले सकते, रीडिंग, राइटिंग, रीजनिंग नहीं कर सकते। स्पेशल ओलंपिक भारत इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज बाय स्पेशल ओलंपिक्स इंटरनेशनल टू कॉन्डक्ट स्पेशल ओलंपिक्स प्रोग्राम इन इंडिया। तो इसको इंटरनेशनली भी रिकॉग्नाइज करा गया है। तो दोस्तों, स्पेशल ओलंपिक्स भारत का विजन क्या है? अब द विजन ऑफ दिस स्पेशल ओलंपिक्स भारत इज टू ट्रांसफॉर्म कम्युनिटीज बाय इंस्पायरिंग पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड टू ओपन देयर माइंड, एक्सेप्ट एंड इंक्लूड पीपल विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज एंड सेलिब्रेट द सिमिलैरिटीज कॉमन टू ऑल। तो जैसा कि ओनिस का मानना था कि ये जो बच्चे हैं इन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, एंड ये जो बच्चे हैं इनके लिए कोई एक्सेप्टेंस नहीं है सोसाइटी की तरफ से, तो सोसाइटी में एक एक्सेप्टेंस आए, यही विजन है स्पेशल ओलंपिक्स भारत का। एंड इसका मिशन क्या है? जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, ट्रेनिंग देना एंड इन बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए प्रोत्साहित करना, ताकि इन बच्चों में भी करेज आए और एक फ्रेंडशिप की भावना जागृत हो। एंड स्पेशल ओलंपिक की एक ओथ भी होती है, दैट इज लेट मी विन बट इफ आई कैन नॉट विन लेट मी बी ब्रेव इन द अटेम्प्ट। यानी मैं जीतने की कोशिश करता हूं, लेकिन अगर मैं जीत नहीं पाया तो मुझे शक्ति दो, मुझे इतना ब्रेव बनाओ कि कम से कम मैं अटेम्प्ट तो कर सकूं। ऑल राइट, सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ स्पेशल ओलंपिक्स भारत? तो जब भी मैं किसी भी ओलंपिक्स के बारे में फीचर्स देती हूँ तो वो आगे पीछे सेम ही होते हैं, दैट इज एथलीट्स का प्रोटेक्शन करना, कॉन्डक्ट ले करना, पनिशमेंट देना, डोपिंग नहीं होने देना, एंड प्रमोट करना स्पोर्ट्स पर्सन को। तो ये सारी जो पॉइंट्स होते हैं वो लगभग सभी में सेम ही होते हैं। सो फर्स्ट फीचर ऑफ स्पेशल ओलंपिक्स भारत इज ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। तो जैसा कि हमने बात करी थी कि इन बच्चों को ट्रेनिंग भी देना है एंड स्पोर्ट्स के लिए प्रमोट भी करना है, तो इनके लिए बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स हेल्ड होती है डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। एंड जब ये देख लिया जाता है कि अच्छा ये बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है, तो उसके लिए कोचिंग कैंप्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा कर सके। The selected athletes at the national level are also given coaching camps supported by the Sports Authority of India to prepare for international competition events. All right, building leadership. तो इन बच्चों को जब अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है तो ये बच्चे फ्यूचर में जाके कोचेस, ऑफिशियल्स और टीम कैप्टन्स भी बन सकते हैं। तो एक उद्देश्य ये भी है स्पेशल ओलंपिक्स
भारत का। नेक्स्ट इज प्रमोट हेल्दी लिविंग। तो जब भी हम बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए भेजते हैं या स्पोर्ट्स खिलाते हैं तो उनकी जो फिजिक है वो अच्छी तरीके से डेवलप हो जाती है, तो उनकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी हो जाती है। नाउ हियर ओवरऑल हेल्थ मतलब फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल सब कुछ अच्छा हो जाता है। ऑल राइट, बिल्डिंग कम्युनिटीज। तो जब बहुत सारे इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चे एक साथ आते हैं तो उनकी एक कम्युनिटी बनती है, वो आपस में फीलिंग्स शेयर करते हैं, उनका सोशल इंटरेक्शन होता है। तो बिल्डिंग कम्युनिटीज भी एक फीचर है स्पेशल ओलंपिक्स भारत का। एंड नेक्स्ट इज टॉर्च रन ऑफ होप। तो जैसा कि हमने बात करा कि जो सोसाइटी है वो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चों की तरफ इतनी जागरूक नहीं है, ना ही ये बच्चे सोसाइटी की तरफ इतने जागरूक है, तो एक टॉर्च रन रखी जाती है। बेसिकली आपने पेपर में भी पढ़ा होगा, दिल्ली में भी बहुत होती रहती है। तो एक मशाल या टॉर्च रन निकाली जाती है ताकि जो सोसाइटी है उनको इन बच्चों के प्रति अवेयर करा जा सके। इट एनकरेजेस द एथलीट्स एंड एजुकेट्स द कम्युनिटी अबाउट पीपल विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है पैरालंपिक्स। तो पैरालंपिक्स को भी हम पहले पढ़ चुके हैं। इसका नाम क्या है? पैरालंपिक्स, यानी पैरेलल टू ओलंपिक्स, यानी कि जब जब भी ओलंपिक्स होगा तब पैरालंपिक्स भी होगा। लेकिन ओलंपिक्स में जो फिजिकली फिट ओलंपियंस हैं या एथलीट्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। एंड पैरालंपिक्स में कौन पार्टिसिपेट करता है? वो बच्चे जिनको किसी तरह की फिजिकल डिसेबिलिटी होती है। तो फोकस्ड ऑन डिसेबल्ड फिजिकली इम्पेयर्ड पीपल हु लॉस्ट होप फॉर अ हैप्पी लाइफ ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1। तो जब वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी तकलीफ झेली थी। बहुत सारे लोग फिजिकली इम्पेयर्ड हो गए थे, किसी का हाथ चला गया था, किसी के पैर चले गए थे, किसी को दिखाई देना बंद हो गया था। तो फिजिकल इम्पेयरमेंट बहुत ज़्यादा हो गया था वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। तो उसके कारण क्या हुआ था, ये जो लोग फिजिकली इम्पेयर्ड हुए थे ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर, उन्होंने जीने की इच्छा खो दी थी। तो इन लोगों में होप जगाने के लिए जो हमारे सर लुडविग गुटमैन थे, उन्होंने एक स्पोर्ट्स इवेंट का आयोजन करा था ताकि उसमें ये जो लोग हैं जो फिजिकली इम्पेयर्ड हुए हैं ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर, वो इसमें पार्टिसिपेट करें एंड स्पोर्ट्स के कारण उनमें जीने की एक इच्छा आए। सो इन 1948 सर लुडविग गुटमैन organized a sports competition involving World War II veterans with spinal cord related injury in Stoke Mandeville, England। तो ये कहाँ पे हुआ था? मैंडेविल, इंग्लैंड में। लेकिन जब ये शुरुआत करी थी सर लुडविग गुटमैन ने, तो उनको भी नहीं पता था कि बाद में जाके ये जो इवेंट है, ये जो छोटी सी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, वो बाद में पैरालंपिक का रूप ले लेगी। आफ्टर 4 years कॉम्पिटिटर्स फ्रॉम हॉलैंड जॉइन द गेम। एट दैट मोमेंट द पैरालंपिक्स मूवमेंट वॉज नॉट नोन। तो 4 साल बाद जो हॉलैंड से कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट करा और उस टाइम तक नहीं पता था कि इस मूवमेंट को पैरालंपिक नाम दे दिया जाएगा। पैरा गेम्स फॉर एथलीट्स विद डिसेबिलिटी were organized for the first time in Rome, Italy in 1960। वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, MCQ के हिसाब से ये आपको याद रखना है कि पहली बार पैरालंपिक गेम्स कहाँ पे हुए थे? रोम, इटली में 1960 में। आफ्टर द ओलंपिक्स वर ओवर सून आफ्टर पैरा गेम्स वर कंडक्टेड। तो जैसे कि हमने बात करी कि जब जब भी ओलंपिक्स होगा पैरालंपिक्स भी होंगे। तो जैसे ओलंपिक्स ओवर हो जाते हैं पैरालंपिक गेम्स को ऑर्गेनाइज करा जाता है। एंड इन दीज गेम्स 400 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम 23 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड। ये बहुत इनिशियल जब स्टार्ट हुआ था तब की इन्फॉर्मेशन है कि तब 400 पार्टिसिपेंट्स थे 23 कंट्रीज से, उन्होंने पार्टिसिपेट करा था 8 स्पोर्ट्स में। एंड सिंस देन पैरा गेम्स आर टेकिंग प्लेस इन एवरी 4 years सेम एज ओलंपिक गेम्स। अब आप सोचोगे ये कब डिसाइड हुआ कि जब जब भी ओलंपिक्स होंगे तब तक पैरालंपिक्स भी होंगे? तो 19th June 2001 an agreement was signed between International Paralympic Committee and International Olympic Committee। ओलंपिक का जो काम काज है उसको कौन रेगुलेट करता है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। एंड पैरालंपिक्स को कौन रेगुलेट करता है? इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी। तो 19 जून 2001 को एक अग्रीमेंट हुआ था IPC और IOC में, जिसमें डिसाइड हुआ 1 bid 1 city, यानी कि जब जब भी ओलंपिक होगा, जहाँ जहाँ भी ओलंपिक होगा, तब पैरालंपिक भी होगा और उसी कंट्री में होगा। Since then cities looking to host the Olympic Games automatically have to include the Paralympic Games। तो तब से जब भी कोई कंट्री डिसाइड करती है कि इस साल उनकी कंट्री में ओलंपिक गेम्स होंगे, तब उनको पैरालंपिक के लिए भी तैयारी करनी होगी।
तो बात कर लेते हैं इंटरनेशनल पैरा कमेटी की। तो जैसा कि हमने अभी बात करी कि पैरालंपिक्स को कौन रेगुलेट करता है, इंटरनेशनल पैरा कमेटी, जिसका गठन हुआ था 22 सितंबर 1989 में। उसके हेडक्वार्टर्स जर्मनी में है। उसके पहले प्रेसिडेंट एड्रयू पार्सन्स थे। एंड आईपीसी जो है वो समर एंड विंटर पैरालंपिक्स को ऑर्गेनाइज करती है। एंड सिंस पैरालंपिक्स या फिर ओलंपिक्स बहुत बड़े इवेंट्स हैं, तो इन कमेटीज़ के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं। एंड व्हाट इज़ द एम ऑफ आईपीसी? टू प्रमोट द पैरालंपिक वैल्यूज ऑफ करेज, डिटर्मिनेशन एंड मोटिवेशन। क्योंकि जो बच्चे फिजिकल डिसेबिलिटी से पीड़ित होते हैं उनको बहुत करेज की ज़रूरत होती है, बहुत डिटर्मिनेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि किसी भी तरीके की फिजिकल डिसेबिलिटी के बाद भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना बहुत ही करेजियस काम होता है। एंड उसी को सलाम करती है आईपीसी, उसी को प्रमोट करती है आईपीसी। दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है डेफलिम्पिक्स। तो अभी हमने बात करी कि ओलंपिक्स किसके लिए है? फिजिकली फिट के लिए। पैरालंपिक्स किसके लिए? फिजिकल डिसेबिलिटी से पीड़ित बच्चों के लिए। स्पेशल ओलंपिक्स किसके लिए? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चों के लिए। एंड डेफलिम्पिक्स किसके लिए है? उन बच्चों के लिए जिनको सुनाई नहीं देता। तो डेफलिम्पिक्स का पहले नाम कुछ और था और बाद में नाम कुछ और हो गया। द डेफलिम्पिक्स वर ओरिजिनली नोन एज इंटरनेशनल साइलेंट गेम्स, इंटरनेशनल गेम्स फॉर द डेफ, वर्ल्ड गेम्स फॉर द डेफ, लेकिन 2001 में उसका नाम हो गया डेफलिम्पिक्स। डेफलिम्पिक्स एंड अदर वर्ल्ड डेफ चैंपियनशिप्स आर ऑर्गेनाइज्ड बाय इंटरनेशनल कमिटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डेफ। तो डेफलिम्पिक्स को कौन रेगुलेट करता है? इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डेफ। और ये कमेटी फाउंड हुई थी 1924 पेरिस में। तो जो हमारी इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डेफ है, ये डेफ जो हमारे एथलीट्स हैं या डेफ जो हमारे बच्चे हैं, इनके साथ बहुत ही क्लोजली काम करती हैं। एंड वो ये चाहती है कि जितने भी जो डेफ एथलीट्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिले स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने का, स्पोर्ट्स स्किल को डेवलप करने का। These are organized and run exclusively by members of the community they serve. Only deaf people are eligible to serve on the ICSD board. तो जैसा कि हमने बात करी कि डेफलिम्पिक्स को कौन रेगुलेट करता है? इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डेफ। तो इसमें भी जो डेफ एथलीट्स होते हैं या जो डेफ चिल्ड्रन होते हैं, डेफ पीपल होते हैं, वही इस कमेटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड में बैठते हैं, रेगुलेट करते हैं। ऑल राइट। Next is, what is the motto of Deaflympics? The motto is Per Ludus Equalitas, which means equality through sports. यानी डेफ लोगों को भी, डेफ एथलीट्स को भी, डेफ बच्चों को भी इक्वालिटी मिले। एंड किसके थ्रू मिले? स्पोर्ट्स के थ्रू मिले। इसमें एलिजिबल एथलीट्स कौन होते हैं? अ स्पोर्ट्स पर्सन इज एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन डेफलिम्पिक्स हु इज हैविंग अ हियरिंग लॉस ऑफ 55 dB और ग्रेटर। तो इसमें हियरिंग लॉस की एक लिमिट दे दी है कि 55 dB या उससे ज़्यादा की हियरिंग लॉस होता है तभी आप डेफलिम्पिक्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें समर डेफलिम्पिक्स होता है, विंटर डेफलिम्पिक्स होता है और बहुत सारे गेम्स इसमें होते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद प्राची। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन की यूनिट 4, जिसका नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN, दैट इज चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो कौन कौन से टॉपिक हमने कवर कर लिए थे? ऑर्गेनाइजेशंस प्रमोटिंग डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स, जिसमें हमने पढ़ा था स्पेशल ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स एंड डेफलिम्पिक्स। एंड हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो स्पेसिफिकली किन तरीके के बच्चों के लिए काम करती हैं, राइट। एंड आज हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। यानी जब हम CWSN के बच्चों को स्पोर्ट्स में शामिल करते हैं, स्पोर्ट्स खिलाते हैं, तो उसका क्या बेनिफिट, क्या एडवांटेज इन बच्चों को मिलता है। एंड देन देयर इज स्ट्रैटेजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज़ accessible फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। यानी ये जो CWSN के बच्चे हैं जो किसी तरीके की फिजिकल डिसेबिलिटी से पीड़ित हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से पीड़ित हैं या डेफ हैं, क्या क्या ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाएं, प्लान्स बनाएं, स्टेप्स लें ताकि हम इन बच्चों को स्पोर्ट्स में शामिल कर सकें, राइट। सो आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, समझ में आए, देन यू कैन लाइक दिस
वीडियो। सो हमारा पहला टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। अगेन हमने पढ़ लिया है कि CWSN में कौन से बच्चे आते हैं, वो बच्चे जो किसी तरीके की फिजिकल डिसेबिलिटी से पीड़ित हैं, चाहे हाथ खराब हो चाहे पैर खराब हो, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से पीड़ित हैं, यानी कि रीडिंग राइटिंग रीजनिंग में उनको दिक्कत आती हो, या फिर वो डेफ हो या तो उन्हें सुनाई नहीं देता हो। तो ये जो बच्चे हैं ये बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स, यानी उनके एक तो लिमिटेड मोबिलिटी रहती है, फिजिकल डिसेबिलिटी है, हाथ खराब है या पैर खराब है, तो उनका जो चलना फिरना है वो लिमिटेड है और वो जल्दी से थक भी जाते हैं। जो बच्चे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से पीड़ित हैं, यानी उनको रीडिंग राइटिंग रीजनिंग में दिक्कत आती है, तो उनका जीवन तो और भी कठिन होता है, उनको तो और भी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। उनकी जो मोटर स्किल्स होती हैं वो अच्छे से काम नहीं करती हैं। मोटर स्किल्स मतलब बोन्स की मदद से जो मूवमेंट होती है उसे मोटर स्किल्स कहते हैं, राइट। जैसे कैचिंग, अगर आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो कैच करना कैसे करोगे? अगर आपकी मोटर स्किल्स अच्छी है, आपका जो बॉडी का मूवमेंट है वो अच्छा है, कोऑर्डिनेशन अच्छा है, राइट। अगर आप डांसिंग कर रहे हो तो ये भी आपकी मोटर स्किल है, आपका जो हैंड कोऑर्डिनेशन है, लेग कोऑर्डिनेशन है, पूरा बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन है वो अच्छे से होना चाहिए, तभी तो आप डांसिंग कर पाओगे। तो कैचिंग, डांसिंग या जो भी मूवमेंट आप बोन्स की मदद से करते हो उसको मोटर स्किल्स कहते हैं। तो ये जो बच्चे हैं जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से पीड़ित हैं, जिनको रीडिंग राइटिंग रीजनिंग नहीं करते आती है, उनका जो बॉडी का कोऑर्डिनेशन है वो ठीक नहीं रहता है, जिसकी वजह से उनको स्पोर्ट्स में बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना रहते हैं। देन स्टडीज़ में ये पाया गया है कि ये जो CWSN के बच्चे हैं, अगर इनको स्पोर्ट्स में शामिल करा जाए, स्पोर्ट्स खिलाया जाए, तो उनका जो वेलबींग है, उनकी जो हेल्थ है वो उसमें सुधार आता है, उनकी हेल्थ अच्छी होती है। और ये जो बच्चे होते हैं CWSN के जो बच्चे होते हैं, ये स्पोर्ट्स अगर नहीं खेलेंगे तो ये ओबेसिटी का शिकार हो सकते हैं बचपन में, राइट, क्योंकि उनको बहुत सारे टाइप की डिसेबिलिटी होती है, फिजिकल डिसेबिलिटी या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या डेफ होते हैं। तो ये जो हैं स्पोर्ट्स में उतना पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से इनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम रहती है, जिससे ये ओबेसिटी का शिकार हो सकते हैं, राइट। तो हमको इन बच्चों को स्पोर्ट्स ज़रूर खिलवाना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे कि अगर हम इन बच्चों को स्पोर्ट्स खिलाते हैं, स्पोर्ट्स में शामिल करते हैं, तो उसका क्या एडवांटेज इन बच्चों को मिलता है। सो फर्स्ट इज़ इम्प्रूवमेंट इन मसल स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो जब इन CWSN के बच्चों को हम स्पोर्ट्स में शामिल करते हैं तो उनकी मसल में स्ट्रेंथ बढ़ती है, उनका बॉडी कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाता है, उनकी बॉडी में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, राइट। फिर एंड्योरेंस इनका डेवलप होता है। एंड्योरेंस का मतलब क्या है, हमने 11th में भी पढ़ा था कि थकान की कंडीशन में भी अगर बॉडी काम कर सकती है उसे एंड्योरेंस कहते हैं। तो एंड्योरेंस उनका बढ़ता है, उनकी कार्डियोवैस्कुलर एफिशिएंसी, उनकी हार्ट की हेल्थ अच्छी होती है, और उनका जो जीवन है वो लंबा हो जाता है। जितना भी एक्सपेक्टेड लाइफ है उनका, वो उससे थोड़ा ज़्यादा जीते हैं, लाइफ उनकी बढ़ जाती है, राइट। बेटर बैलेंस हो जाता है मोटर स्किल्स का। अगेन मैंने बोला जैसे ये बच्चा कैच कर रहा है, बॉल को पिक कर रहा है, कैच कर रहा है, तो ये क्या है, उसकी मोटर स्किल है, राइट। बैठ रहा है, क्राउल कर रहा है, वो सारी उसकी मोटर स्किल्स हो गई। तो उनकी जो मोटर स्किल्स है वो इम्प्रूव होती है, बेसिकली उनका बोन से जुड़ी जो मूवमेंट होती है वो अच्छी हो जाती है, एंड उनका जो बॉडीली कोऑर्डिनेशन है वो अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से उनको ओबेसिटी उनमें ओबेसिटी के चांसेस कम होते हैं, मोटापे के चांसेस कम होते हैं, ब्लड प्रेशर की शिकायतें कम होती है, और डायबिटीज़ से भी बचा जा सकता है। उसके बाद उनका बिहेवियर अच्छा हो जाता है, राइट, खुशनुमा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी के बाद तो सबको ही अच्छा लगता है, बॉडी रिफ़्रेश हो जाती है, माइंड रिफ़्रेश हो जाता है। उनके जो पढ़ने लिखने की जो क्षमता है, एकेडमिक्स में वो अच्छा करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, और जब वो दूसरे बच्चों से मिलते हैं तो उनकी फ्रेंडशिप भी बिल्ड होती है। तो बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस हमको उनको देखने को मिलते हैं, उनकी हेल्थ में, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में, उनके सेल्फ एस्टीम में, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उनकी हेल्थ अच्छी हो जाती है, और उनको अच्छी नींद आती है। और जब हम CWSN के बच्चों को स्पोर्ट्स में शामिल करते हैं तो इससे उनका स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन भी कम होता है, या ये उनको कम होने के चांसेस होते हैं, और उनकी जो एनर्जी है वो बढ़ जाती है, वो हेल्दी हो जाते हैं। सो बेसिकली अब जब
अब जब आप एडवांटेजेस लिखोगे फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के, तो आपको याद रखना है कि एक जो बच्चा है जो किसी तरीके की फिजिकल डिसेबिलिटी से पीड़ित है या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से पीड़ित है या डेफ है, जब हम उनको स्पोर्ट्स में शामिल करते हैं तो उनका बॉडी कोऑर्डिनेशन, उनकी मसल हेल्थ, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी हो जाती है, फिर उनका सेल्फ एस्टीम अच्छा हो जाता है, फ्रेंडशिप बढ़ती है क्योंकि वो दूसरे बच्चों से मिलते हैं। फिर जब उनको फिजिकल एक्टिविटी में हम शामिल करते हैं तो उनका मोटापा कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर की समस्याएं नहीं रहती, डायबिटीज़ होने का खतरा कम रहता है। हम ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि डायबिटीज़ होता ही क्यों है, क्योंकि जो बॉडी में जो शुगर आ रही है वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी कम है। तो जब हम इन बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी में शामिल करेंगे तो उनका बिहेवियर अच्छा होगा, एकेडमिक्स अच्छा होगा, सेल्फ एस्टीम अच्छी होगी, फ्रेंडशिप बढ़ेगी, बॉडी हेल्दी होगी, कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा। तो ये सारे एडवांटेज होते हैं ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। हमारा लास्ट टॉपिक है स्ट्रैटेजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटी असेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यानी ऐसे कौन कौन सी स्टेप्स को हम अपनाएं, ऐसे प्लान्स बनाएं जिससे हम इन बच्चों को स्पेशल नीड्स यानी CWSN के बच्चों को स्पोर्ट्स में शामिल कर सकें। अगेन, एक रेगुलर बच्चा जैसे फुटबॉल खेल सकता है वैसा जो फिजिकल डिसेबिलिटी से पीड़ित बच्चा है वो नहीं खेल पाएगा, राइट, क्योंकि वो व्हील चेयर पे होगा, या तो उसका हाथ खराब होगा या पैर खराब होगा, राइट, या वो किसी तरीके से उसकी जो मोबिलिटी होगी वो लिमिटेड होगी, राइट। आपको इस तरीके से सोचना है कि अगर वो फिजिकली डिसेबल्ड है तो वो फुटबॉल कैसे खेलेगा, या उसको हम कैसे स्पोर्ट्स में शामिल करेंगे, अगर वो डेफ है तो कैसे शामिल करेंगे, अगर उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, वो नॉर्मल बच्चों की तरह रीडिंग, राइटिंग, रीजनिंग नहीं कर सकता है, तो कैसे हम उसकी मदद करें ताकि वो स्पोर्ट्स में शामिल हो जाए, राइट। तो कैसे हो जाएगा? राइट, मेडिकल चेकअप से, अच्छे से उनका मेडिकल चेकअप हो ताकि पता चल जाए कि अगर उनको फिजिकल, फॉर एग्जाम्पल फिजिकल डिसेबिलिटी है, अगर हाथ पाँव काम नहीं करते तो कितने डिग्री में उनके हाथ पांव काम नहीं करते, कितने डिग्री में उसका हाथ खराब है, कितने डिग्री में उसका पैर खराब है, तो हम उसको कौन कौन से स्पोर्ट्स खिला सकते हैं, कौन से नहीं खिला सकते। तो उसका बॉडी चेकअप प्रॉपरली होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्टिविटीज़ मस्ट बी बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन। अगर किसी बच्चे को इंटरेस्ट ही नहीं है स्पोर्ट्स में तो आप उसको नहीं खिलाओ, राइट। अगर कोई बच्चा जिसका पैर बहुत ज़्यादा ख़राब है तो हम उसको फुटबॉल कैसे खिलाएंगे, राइट। तो अगर उसको उसमें इंटरेस्ट नहीं है या वो स्पोर्ट वो नहीं खेल सकता है तो कौन सी एक्टिविटीज़ है जो हम उसको खिला सकते हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ है जिसमें उसको इंटरेस्ट है। हो सकता है उसको चेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, राइट, तो हम उसको चेस खिला सकते हैं। तो ऐसे हमको एक्टिविटीज़ देखना है कि कौन सी उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है और कौन से वो खेल सकते हैं, राइट। इक्विपमेंट्स शुड बी एक्सेसिबल टू द नीडी चिल्ड्रन। इक्विपमेंट्स मतलब अगर उसका हाथ ख़राब है तो उसको कोई इक्विपमेंट लगेगा, डेफ है तो उसको सुनने की मशीन लगेगी, पैर ख़राब है तो अलग से इक्विपमेंट कोई लगेगा, राइट। तो जो भी इक्विपमेंट्स उनको ज़रूरी हैं वो उनको मुहैया कराएं ताकि वो स्पोर्ट्स में शामिल हों, अच्छे से शामिल हो और खुशी खुशी खेलें। रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट हो, ऐसा नहीं हो कि उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा है या इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, राइट। तो रिलैक्सिंग इन्वायरमेंट हो, कामिंग इन्वायरमेंट हो, अच्छा हो, जहाँ पे वो अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करें, रिलैक्स महसूस करें, ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए। रूल्स अकॉर्डिंग टू डिसेबिलिटी एंड नीड्स। अगेन, जैसे जो एक रेगुलर बच्चा है और एक जो फिज़िकल डिसेबिलिटी से पीड़ित बच्चा है, तो फिज़िकली डिसेबल्ड बच्चे के लिए अलग रूल बनाने चाहिए अकॉर्डिंग टू हिम, राइट। तो रूल्स अकॉर्डिंग टू डिसेबिलिटी एंड नीड्स। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग लोड शुड बी स्लोली इंक्रीज्ड। अगर हम किसी बच्चे को जो CWSN का बच्चा है उसे हम कोई एक्टिविटी खिलवा रहे हैं तो डायरेक्टली हम अगर उसको एक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग लोड नहीं दे सकते, हमको लोड धीरे धीरे बढ़ाना है। हमने लोड के बारे में क्लास 11th में भी पढ़ा था कि कैसे जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको भी जब हम ट्रेनिंग देते हैं तो हम एकदम से लोड नहीं बढ़ाते हैं। आज अगर कोई रेसलर है और वो रेसलिंग की प्रैक्टिस कर रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है, तो अचानक से हम उसको 50 किलो नहीं उठवा देंगे। पहले 20 उठवाएंगे, फिर 30 उठवाएंगे, फिर 50 उठवाएंगे, फिर 60 उठवाएंगे, देन हम वेट बढ़ाते जाएंगे। तो वैसे ही CWSN बच्चों को ट्रेनिंग करते वक्त भी जो ट्रेनिंग लोड है उनका वो धीरे धीरे ही बढ़ाना चाहिए। एनकरेजमेंट फ्रॉम स्पेक्टेटर्स। जो भी लोग, स्पेक्टेटर्स मतलब जो इन बच्चों का मैच देखने आ रहे हैं, गेम देखने आ रहे हैं, तो जो भी लोग गेम देखने आते हैं इन बच्चों का, उनको बहुत एनकरेज करना चाहिए, इन बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनका हंसी मजाक उड़ा रहे हैं, उनकी हंसी मजाक उड़ा रहे हैं, उनको डिस्करेज कर रहे हैं, नहीं। अगर हम लोग उनका मैच देखने जा रहे हैं तो हमको उनको बहुत ज़्यादा एनकरेज करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये लोग स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट
कर रहे हैं। पार्टिसिपेशन अंडर एक्सपर्ट्स, तो एक्सपर्ट्स की मौजूदगी में ही इन बच्चों को खिलाना चाहिए क्योंकि इन बच्चों को कभी भी चोट लग सकती है, राइट। वेल इंस्ट्रक्टेड एंड ट्रेंड प्रॉपरली, अगेन इन बच्चों को अच्छे से इंस्ट्रक्शन देना चाहिए किसी भी खेल के दौरान, ट्रेनिंग प्रॉपरली होना चाहिए क्योंकि इनको कभी भी चोट लग सकती है, चोट लगने के इनके जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो इनको प्रॉपरली इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग देना चाहिए हर गेम की, राइट। एंड लास्ट इज मोटिवेटेड टू पार्टिसिपेट फ्रीली, तो इन बच्चों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देना चाहिए, जो भी कोचेज़ हैं इनके या जो स्पेक्टेटर्स हैं या इनके जो दूसरे दोस्त हैं, फैमिलीज़ हैं, इन सबको मिलके इन बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए कि ये लोग भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें। और एडवांटेजेस क्या हैं अगर ये बच्चे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, हम पढ़ ही चुके हैं कि इनकी बॉडी मूवमेंट अच्छी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है, एकेडमिक्स में अच्छा करते हैं, बिहेवियर अच्छा होता है, दूसरे बच्चों से दोस्ती होती है तो वो उनको अच्छा लगता है, राइट। तो ये सारी थी स्ट्रैटेजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज़ एक्सेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, कि जब भी इन बच्चों को हम स्पोर्ट्स में शामिल करें तो हमें इनका प्रॉपर मेडिकल चेकअप कराना है, एक्टिविटीज़ उनके मन मुताबिक होनी चाहिए, उनको जो भी इक्विपमेंट्स उनके डिसेबिलिटी के अनुसार हैं वो देने चाहिए, इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, रूल्स उनके अकॉर्डिंग होने चाहिए, ट्रेनिंग लोड को धीरे धीरे बढ़ाना है, जो भी लोग देखने आते हैं उनको इनकरेज करना है, एक्सपर्ट्स के अंडर ही इन लोगों को खेल खिलवाना है, ट्रेन प्रॉपरली करना है और हमेशा इन बच्चों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करना है ताकि वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सके। तो ये तो हमारा चैप्टर नंबर 4। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।